नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चिंतन मंथन जारी, टिकटों की तैयारी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। जिताऊ कैंडिडेट की तलाश के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और यूकेडी समेत तमाम दलों का मंथन चल रहा है। हालांकि भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर अपने विरोधी दलों से बढ़त बना ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अभी भी 5 लोकसभा सीटों के जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। एक और जहां भाजपा पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस की स्थिति में है, तो कांग्रेस राज्य की 5 लोकसभा सीटों में मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का 15 नामों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक सीट पर 3-3 दावेदारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। हालांकि अभी वरिष्ठ नेताओं की पूरी रजामंदी नहीं मिलने के कारण पैनल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जल्दी स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक होगी, जिसमें पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की भारी कमी है, इसलिए अब तक कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीसी खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा चुनावी दंगल को जीतने के लिए मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर चुकी है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर 100% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों को 75% मतों के साथ जीतने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने हर लोकसभा को 5 लाख के अंतर से जीतने की कार्य योजना बनाई है। सवाल यह है कि एक ओर जहां भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट गई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अब तक प्रत्याशियों का चयन तक नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे विपक्षी एकजुटता भाजपा का सामना कर पाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए देश और प्रदेश में बीजेपी का चुनावी अभियान जारी है। बीजेपी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हैट्रिक के सपने को साकार करने की तैयारियों में लगी हुई है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेगा रोड शो किया और इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताया है और इसके साथ ही बीजेपी ने चुनावी दंगल को जीतने के लिए 100% बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है और इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर 100% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया और इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों को 75% मतों के साथ जीतने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने हर लोकसभा को 5 लाख के अंतर से जीतने की कार्य योजना भी बनाई है। वहीं एक ओर जहां भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट गई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अब तक प्रत्याशियों का चयन तक नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अभी 5 लोकसभा सीटों में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की बेहद कमी है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेता हार स्वीकार कर चुके हैं और यही वजह है कि अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। बिल्कुल, जैसे कि अभी तमाम समितियां बनाई जा रही हैं, उसके अध्यक्ष बनाए, चुनाव संचालन समिति कैसी होगी, प्रत्येक जिले में उसकी समिति बनाई जाएगी, प्रत्येक विधानसभा में उसकी समिति बनाई जाएगी। तमाम 7 लोग आ रखे हैं आज, सभी से विचार विमर्श करके आपसी समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के और ये तमाम कार्रवाइयाँ करें। हम तमाम उसी के लिए विशेष रूप से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ और लोग भी अभी आ रहे हैं, कुछ देर से आ रहे हैं, तो पुरजोर ढंग से हम इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जैसे कि आपको लगता है कि इस बार काफ़ी अहम भूमिका में होगी। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम बचा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने उम्मीदवारों की ही तलाश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब उम्मीदवारों की घोषणा होगी और कब कांग्रेस की तैयारी शुरू होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
जी हाँ, तो टिकटों पर मंथन शुरू हो चुका है, चाहे वो कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का। बीजेपी ने हालांकि 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और उन्हीं तीनों प्रत्याशियों पर किए हैं जो अभी सांसद थे हाल ही में, और पहले भी उन पर भरोसा पार्टी ने जताया था और इस बार भी उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अब कांग्रेस के पास ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है कि लोग नहीं हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या किसी अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं। ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में टिकटों का बंटवारा कैसे होगा और चुनावी तैयारियां क्या है, किस तरीके से चुनावी धार दी जा रही है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिजी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजू त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संगीता शर्मा जी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनिल थापलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय मीडिया प्रभारी यूकेडी से, और नरेंद्र शेट्टी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत में आज कांग्रेस से करना चाहती हूँ। मंजू त्रिपाठी जी, सत्ता पक्ष का ऐसा मानना है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है, आपके पास लोग नहीं हैं और आपके पास बड़े चेहरे नहीं हैं। हरीश रावत को छोड़ दिया जाए तो सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ खास बड़े चेहरे नहीं हैं। तो कैसे मंथन चल रहा है, कैसे तैयारियां चल रही है, किन पर भरोसा जताएंगे? याशी जी, सर्वप्रथम आप और संगीता बहन सहित सभी देश की मातृशक्ति को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी। और पूरे प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देते हुए 2 लाइन मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहूंगी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, चपला की चंचलता लेकर लेकर अतुड तड़ाक, सागर सी गहराई लेकर हुआ नारी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित मैं अब आती हूँ आज के आपके प्रश्न आपने जो किए उसके उत्तर पर। देखिए याशी जी, सिटिंग सांसदों पर भाजपा जो है वो दांव खेल रही है। फिर 3 लापता विधायक जो जनहित समस्याएं थी, कोरोना जैसी महामारी, उसमें ये जो राजशाही महारानी माया राजलक्ष्मी शाह जी हैं, ये कभी दिखाई नहीं दी जनता के बीच में, उनके दुख में, उनके सुख में, किसी भी काम में। तो क्या तानाशाही की सांसद इस टिहरी लोकसभा को चाहिए? क्या इस राज्य को लापता सांसद चाहिए? ये जनता तय करेगी। और फिर 3 लापता संस्थाओं को घोषित कर आधी चुनावी जंग तो भाजपा पहले ही हार चुकी है। इनको कहते हैं ना विलुप्त प्राणी, जैसे कहते हैं, ये विलुप्त सांसद है। मंजू जी, मैं सॉरी आपके बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है ही नहीं कि बीजेपी का क्या, मैं उस पर आऊंगी, क्योंकि बीजेपी ने ये क्लियर किया था कि भाई हम उन सांसदों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ था। मैं उसका जवाब लूंगी राजेश जी से, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस पर बात कर रही हूँ। मुझे ये बताइए ना, आपके पास क्या कैंडिडेट है? क्या बीजेपी की ही इस तरीके की बातें कर ही कांग्रेस जो चुनाव जीतने की तैयारियों में है? कैंडिडेट्स तो आपको भी देने पड़ेंगे। हमारे स्क्रीनिंग कमेटी में जो है भक्त चरण दास जी, कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, मंथन चल रहा है। 11-12 तारीख तक ये डिक्लेयर हो जाएगा। और देखिए, किसी को भी सांसद कोई छोटी मोटी जो है चुनाव नहीं है। इस जो चुनावी लोक पर्व में जो है चुनावी पर्व में अच्छे सांसदों को उड़ाना, जो जनता के बीच में जाते रहे हो, जिन्होंने जनता के दुख और सुख में 3-3 मास टैंक पे हमारे नेताओं ने जनता को राशन वितरण किया, दवाई वितरण किया, ऑक्सीजन दिया। हम ऐसे सांसदों को या ऐसे कैंडिडेट्स को उतारना चाहते हैं। इस पर मंथन चल रहा है और इस हफ्ते बहुत ही अति शीघ्र जो है उनके नाम घोषित हो जाएगा। तो भाजपा के जो है पेट में दर्द ना हो। इन्होंने कोई महारत नहीं हासिल की है 3 विलुप्त जो है सांसदों, सिटिंग सांसदों का नाम घोषित करके। चलिए ठीक है। राजेश बिज जी, आपने कोई महारत हासिल नहीं की। मैं बिल्कुल मंजू जी की बात को रिपीट कर रही हूँ कि सिटिंग सांसदों को आपने फिर से चुनकर कुछ भी बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। ये वो सांसद है जो विलुप्त है, जिनकी शक्लें भी नहीं देखी है वहां के लोगों ने।
यशी जी, आपके माध्यम से आज महाशिवरात्रि की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं अपने सभी बहनों को, माताओं को और देश की सभी सम्मानित महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ। शुक्रिया। और साथ ही बड़ी बहन मंजू जी को इनके आत्मविश्वास के लिए भी ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि अभी से ही जब इनके पास कैंडिडेट मौजूद नहीं है और ये इतनी मतलब मजबूती के साथ ये हमारी जो कमियां निकालने की कोशिश कर रही है, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी के चुनाव के लिए नीति, नियत और नेतृत्व, इन तीन चीजों की सख्त आवश्यकता होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरपूर रूप से नजर आ रही है। 2014 का चुनाव देश देख चुका है, 2019 का चुनाव देश देख चुका है, और उसमें जो विपक्ष की हालत हुई है ये भी देश ने देखी है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना इस देश के अंदर हुई हैं, जो व्यवस्थाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने देश को दी है, उससे देश की जनता खुश है। वो चाहती है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो हमने लक्ष्य बनाया 400 से ऊपर सीटें जीतने का, ये जीतेंगे भी, और दोबारा से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी। भाई नरेंद्र मोदी यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, रटी रटाई बात मत करिए। नरेंद्र मोदी यहाँ उत्तराखंड की बात करिए। उत्तराखंड के मंजू जी, जब विधानसभा चुनाव में एक सेकेंड राजेश जी रुके, जब विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने के लिए आ सकते हैं, वो तो उनको चुनने का चुनाव भी नहीं था, तो ये तो उनको चुनने के लिए चुनाव है, तो फिर उनके चेहरे पर क्यों नहीं लड़ा जाएगा? ठीक है, मैं वापस आती हूँ। अनिल थपलियाल जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अनिल थपलियाल जी, तैयारी क्या है यूकेडी की? जी यसी जी, यूकेडी की तरफ से पूरी संपूर्ण तैयारी है, और हम लोग कल या परसों अपने जो प्रबल दावेदारी है प्रत्याशियों की 5 सीटों पे उनको घोषणा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जहां तक रही बात राष्ट्रीय दलों की लड़ाई तो आज से नहीं है, सदियों से चलती रहेगी। पर प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रदेश में जो इस समय लोकसभा चुनाव होंगे, तो सभी विकास कार्यों की समीक्षा को लेते हुए जो मतदाता मतदान करेंगे स्थानीय लोग, और अपने क्षेत्रीय दल को, जो हमारे क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल, उसको लोग शीर्ष पर समर्थन दे रहे हैं। और हम लोगों को लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आपको हमारी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को हम जितनी हम समझते हैं उतने लोग नहीं समझ पाएंगे। और सेकंड थिंग, जो दूसरी बात है कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक रट लगाई रहती है इनकी कि मोदी जी ने ये किया है, मोदी जी ने वो किया है। ये एक रट मारना बंद कर दें, और ये एक जो किया है वो सामने था। इन्होंने सिर्फ वो किया है जो पहले से ही था, उसी को इम्प्लीमेंट किया है और उसी पे ही काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो पूर्व में सरकारें रही होंगी उन्होंने कुछ नहीं किया है। 2 बार समर्थन में हम भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रबल दावे के साथ है कि हमने ये काम किया है। उत्तराखंड को लेकर जहां तक जो समस्याएं आज जस की तस हैं, 23 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं आप लोकसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन 2 सीटों पे जो हॉट सीट हैं, पौड़ी और हरिद्वार, इन पे क्यों नहीं किया है? ये भी एक बहुत शोचनीय तथ्य है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो तीसरी बार के लोकसभा चुनाव हमारे उत्तराखंड, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनको पता है इन 2 सीटों पे क्यों कि अगर गढ़वाल की सीट को ये प्रत्याशी उतारते हैं तो वहां पे जो आपदाएं हैं, जोशीमठ आपदा है, आपकी कर्णप्रयाग आपदा है, आपकी चमोली आपदा है, ये आपदाएं भी काउंटिंग होंगी कहीं ना कहीं। और वहां की जो मूलभूत सुविधाएं, उन पे कितना काम हुआ है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं रही, कितनी रही है, वो महिला उत्पीड़न को लेकर के क्या कार्य हुए, महिला उत्थान को लेकर के क्या, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कार्य हुए हैं, और आम नागरिक की सुरक्षा जिम्मेदारी इनकी है। इनकी सरकार में इतने प्रखंड हुए हैं। अभी हल्द्वानी का देखा होगा आपने, हल्द्वानी में बहुत बड़ा कांड हुआ है, उसमें भी कोई स्पष्टीकरण इनका नहीं रहा है। अंकिता भंडारी कांड जस का तस लटका हुआ है, न्याय नहीं मिला है। कई चीजें ऐसी हैं
ये तो लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव में तो सभी उतरेंगे, सभी दावेदारी ठोकेंगे, लेकिन प्रबल दावेदारी कोई ये नहीं ठोक सकता है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, कि हमारी 5 सीटों पे कब्जा होगा। उसका कारण क्या है कि कार्यों की समीक्षा की जाएगी। चलिए ठीक है। संगीता शर्मा जी, तैयारी क्या है आम आदमी पार्टी की? और मैं जरा इंडिया अलायंस पर भी चाहूंगी कि अपना जरा वक्तव्य रखें कि इंडिया अलायंस का क्या होगा, किस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव लड़े जाएंगे और ये कब तक डिसाइड किया जाएगा, या फिर आप अलग अलग चुनाव लड़ने की मंशा में है? यशी जी, उत्तराखंड में इंडिया अलायंस में ही चुनाव होगा और एक साथ मिलकर ही कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और आप देखिए कि आपने कहा प्रबल दावेदार, बिल्कुल देखिए हर राजनीतिक दल अपने प्रबल दावेदारों को ही उतारेगा, जो जीत की मंशा के साथ हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन फैसला आखिर जनता को करना होता है। यशी जी, एक पहलू होता है कि पूरा संगठन है, राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, और दूसरा पहलू है कि फैसला जनता को करना है। तो जनता ने पिछले 10 सालों में सांसदों को देखा है और वो उत्तराखंड से नदारद ही रहे। सांसद के गोद लिए गांव का भी पता नहीं है। तो फैसला जब जनता करेगी तो वो सारी चीजें देखेगी। और आप देखिए पौड़ी और हरिद्वार को जो छोड़ा है, और अभी राजेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही, नीति और नियत की। तो देखिए भाजपा की जो नीति है और जो नियत है, आप देखिए ना, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया, जो उसमें वीआईपी था उसका नाम सामने नहीं आया। तो एक तरफ आप महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी नियत साफ झलकती है। पौड़ी जो कॉलेज का नाम बदलना था, नर्सिंग कॉलेज का नाम बहन अंकिता के नाम पर होना था, वो सितंबर 2023 की बात है। आज हम 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया, अभी तक उसका नाम नहीं बदला गया। यशी जी, नौकरी देने की बात हुई थी परिवार को, वो नहीं दी गई। तो नियत इनकी साफ साफ बिल्कुल जाहिर होती है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। बेरोजगारों की बात हुई थी कि हम नौकरी देंगे, कहाँ है बेरोजगार ने लाठी डंडे खाए। आज बहनों की बात करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं, ओपनल कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। यशी जी, सड़कें गांव में नहीं है, आज भी स्वास्थ्य की स्थिति वैसे ही बदहाल है कि सड़क पर गर्भवती महिलाओं को प्रसव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी पिछले ही दिनों चंपावत का उदाहरण है। तो आप देखिए नीति और नियत उत्तराखंड की जनता ने देख ली कि बीजेपी की नियत और नीति क्या है। तो जब जनता जवाब देगी यशी जी, तो बहुत देखा है कि अर्श से फर्श पर भी उतरते हुए हमने इसी राजनीतिक बड़े बड़े गद्दावर नेताओं को, तो वही हाल अब उत्तराखंड में भी होगा, क्योंकि अब जनता के जवाब देने की बारी है। 10 साल एक लंबा समय बीजेपी को दिया है, ना रोजगार मिला, ना महिला सुरक्षा मिली, ना महंगाई कम हुई, और ना ही राजधानी मिली, ना ही भू कानून आया। तो अब जनता की बारी है यशी जी। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शेट्टी जी का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी, बहुत दिनों बाद आज आप डिबेट में आए और स्वागत है एक बार फिर से आपका। और कैसे देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है, जल्द ही तारीखों की घोषणा हो जाएगी और टिकटों का बंटवारा जो है, बीजेपी ने एक पायदान पर आके 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि वही 3 प्रत्याशी जो इनके सिटिंग सांसद अभी भी हैं। और विपक्ष ने कई सवाल उन सांसदों को लेकर उठाए थे और ये माना भी जा रहा था कि इस बार टिकट कटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उत्तराखंड में तो खासकर काफी चौंका देने वाला जो प्रत्याशियों की लिस्ट थी वो रही। कांग्रेस के पास कहा जा रहा है कि लोग नहीं है, कोई प्रबल चेहरा नहीं है जिसकी बात कही जा रही है। जैसा कि अभी संगीता जी ने कहा कि इंडिया अलायंस भी यहाँ पर काम करेगा, तो इन तमाम समीकरणों को कैसे देख रहे हैं आप? नरेंद्र जी, आपकी आवाज। 365 दिन मातृशक्ति को नमन है। जी जी नरेंद्र जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कंटिन्यू करिए जी। तो 365 दिन जो है मातृशक्ति को नमन होता है, और ये एक दिन तक सीमित करके जो वुमेन्स डे मनाते हैं, तो इनको इस बात से परहेज करते हुए 365 दिन वुमेन डे मनाना चाहिए। आपने कहा कांग्रेस ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है टिकटों की, और बाकी दलों ने थोड़ा सक्रियता दिखाई है। देखिए, इस समय एक ऐसा दौर है यशी जी, ये इलेक्शन इस तरीके ऐसे माहौल में होने जा रहे हैं जिस समय मतदाता इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि वो वोट विकास के ऊपर देगा या धर्म के ऊपर देगा या एक जनरल आम माहौल के ऊपर देगा। वो उसको चयन करना पड़ेगा। वो इस डगर पे महंगाई, विकास और धर्म के बीच में तय नहीं कर पा रहा है। वो इस बात को देखना चाह रहा है कि हमें करना क्या है। स्वाभाविक है कि एक लहर जो है या जो एक पूरा रुझान है वो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखता है,
और जिस तरीके से कांग्रेस से या अन्य दलों से लोग पलायन करके, चाहे वो उनके मोह के प्रति या भय के प्रति जिस भी तरीके से जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इन सब के बीच में अंतरात्मा की आवाज पर सब मतदाताओं को इस बात को बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि जो बात अभी डिबेट के स्टार्टिंग में हुई कि 3 जो सीटें घोषित हुई हैं या जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में उन्होंने कितना समय तक योगदान दिया 5 साल में, 365 गुणा 5 से वो अपने क्षेत्रों में कितने समय तक रहे, वो कितने समय तक दिल्ली में रहे और कितने समय देहरादून रहे और अपने क्षेत्र में कितने समय गए, ये पूरे का निचोड़ निकालने के बाद वो होगा। कांग्रेस एक बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अंतर्द्वंद से गुजर रही है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की इस समय जो प्रदेश के अंदर जो क्षमता होनी चाहिए उसको लेकर कांग्रेस के बीच में खींचातान है, और इस बात को राहुल गांधी से लेकर और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो हैं वो सब इन बात को समझते हैं। लेकिन वो इस समय स्थितियों को देखकर इसलिए मजबूर हैं जैसे किसी नाजुक जिसमें कुछ दरार आ रखी है उसको कहीं दूसरी जगह रखने में वो बिखर ना जाए। तो पार्टी के बाकी लोगों को भी ये संभाल के चलने के दृष्टि से ये लोग एक बहुत एहतियातन कदम रख रहे हैं। और जहां तक बात है रूलिंग पार्टी का, और रूलिंग पार्टी ने 3 सांसद घोषित किए हैं और बाकी 2 सीटों पर तय होना बाकी है, उसमें भी संशय की स्थिति है कि हो सकता है कि वहां प्रत्याशी बदल दिए जाएं। और इसी इंतजार में शायद एक साथ 5 प्रत्याशी कांग्रेस घोषित करेगी, इस तरीके की रणनीति बन रही है। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं चिंतन मंथन जारी, टिकट बंटवारे की तैयारी, और इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पर राजेश जी का रुख करना चाहूंगी। राजेश जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सांसदों को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आपने उन्हीं सिटिंग सांसदों को फिर से प्रत्याशी बनाया है जिनको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। सांसदों ने गांव गोद दिए थे, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, विपक्ष ने कई बार उन सांसदों को घेरने की कोशिश करी है, कई सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में जीत की राह कितनी आसान होगी आपके लिए और कितनी मुश्किल? क्योंकि 5 साल में अगर जनता त्रस्त है तो जाहिर है कि दोबारा वोट तो नहीं देगी। जी, मेरा ये मानना का काम है कि अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो काबिल लोग थे, वो काबिल लोग हैं, इसीलिए उनको दोबारा मौका मिला। उनका जो सर्वे रिपोर्ट आया, जो रिपोर्ट कार्ड उनके कार्यशैली का आया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी प्रभावित करने वाला था। लोगों के बीच में उनकी अच्छी पैठ थी, और जो उनकी सांसद निधि थी वो उन्होंने पूर्णतः है अपने क्षेत्रों में लगाई और तमाम विकास कार्य उन्होंने करने का काम किया। मैं कुछ योजनाएं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, अगर आप उनको ध्यान दे दो। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 सालों में हमारे देश को मिला है, उसमें मुख्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हमारी पीएम आवास योजना, आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला शक्ति नारी केंद्र हमारे बने हुए, शौचालय निर्माण योजना, महिला पोषण योजना, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के जितने तमाम करीब मैं देख पा रहा हूँ 40 से 50 योजना इस देश को मिली है। एक समय वो था जब कांग्रेस सरकार को 10 साल हमारे देश के लोगों ने दिया, लेकिन वहां पे सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं हुई है। आज इस देश में जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, नरेंद्र मोदी जी के विजन पे, जो 2047 में इस देश को अग्रणीय देशों में रखने की जो बात हो रही है, हमारे प्रदेश को अग्रणीय राज्यों में रखने की बात हो रही है, वहां पे कहीं ना कहीं लोगों के पास विजन क्लियर है कि हमारा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में बहुत बेहतर और 400 प्लस का जो हमारा टारगेट है उसे जरूर अचीव करेगा। देश का ठीक है, देश की राजनीति ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ठीक है, मुझे प्रदेश की बात बताइए ना। प्रदेश के जो सांसद के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उनका क्या, जिस तरीके से अभी यहाँ पर विपक्ष कह रहा है उनका क्या? देखिए, देश में क्या चल रहा है वो तो अलग राजनीति है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में क्या चल रहा है उसका वो उस पर बात करिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आरोप क्या है, आरोप बताइए ना, आरोप क्या कि है? उन्होंने सांसदों ने जो गांव गोद लिए उनका ध्यान नहीं रखा, सांसदों ने कभी जाकर अपने क्षेत्र में अपनी शक्ल नहीं दिखाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांसदों की शक्ल नहीं जानते कि वो दिखते कैसे हैं। ये तो विपक्षी बता पाएगा आपको। उसी विधानसभा की बात करता हूँ। आदरणीय अजय टमटा जी का मैंने रूटीन वहां पे देखा है कि उनके महीने में 10 दिन 15 दिन का प्रवास हमारे दोनों जिलों के अंदर होता है, पिथौरागढ़ के अंदर जिले के अंदर होता है, तमाम योजनाओं का शिलान्यास जो उनके द्वारा किया जा रहा है वो सब सरकारी पटल पे है। ऐसे थोड़ी वो योजनाएं दिल्ली बैठ के वहां पे वर्चुअली उसको कर दे रहे, वो वहां पे प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर जितनी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास कराया उनके प्रत्यक्ष वहां पे खड़े होने पे हुई हो, जितनी सौगात उन्होंने पिथौरागढ़ या चंपावत के लोगों को दी वो सब लोगों के समक्ष रखी हुई। लोग इसीलिए उनको भरपूर जो उनके टिकट आने पे जो खुशी हुई है, जो उनको आज यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसमें तमाम क्षेत्रीय लोग बहुत खुश है। ऐसे आरोप घर पे बैठे लगाने से नहीं बनने वाली है, मंजू जी जवाब विजन पे बनने वाली है।
मंजू जी। ये बड़ा मैं इनके कॉन्फिडेंस को सलाम करती हूँ भाई साहब थैंक यू सो मच मैम। भाई को कि महारानी जी को आपने कितनी बार उन्होंने अपनी सांसद निधि खत्म की नहीं, पहले इसको तो देख लीजिए। मैम बड़ी देखिए, बड़ी कोई भी रिकॉर्ड योजनाएं आपने देना गिनाने है ना, से वो- भाई वो- साहब कुछ नहीं होगा। धरातल पर इस राज्य की जनता और उनके जो संसदीय क्षेत्र है उसकी नहीं, जनता बिल्कुल गवाह है कि निराधार बात कर रहे हैं, महारानी बिल्कुल जी निराधार बात कर रहे कभी हैं भी मंजू जी। जनता के मंजू जी विदुर बिल्कुल निराधार और बात सुख में कर रहे हैं हाजिर आप। नहीं होती है। आप इसके पीछे कोई साक्षी आपके सामने तो आप बताइए। लगातार नहीं, मैं बता तो रही हूँ, लोकसभा कोरोना के अंदर जैसी वो तमाम अपने महामारी जो क्षेत्रीय- ज्वलंत उदाहरण क्षेत्रीय है, समस्याओं को कोरोना सामने जैसी रखा है, महामारी में क्वेश्चन आवर में आपने उन्होंने कभी अपनी बात देखा रखने है की कोशिश करी सांसदों और को? तमाम बार ऐसा कोरोना हुआ है जैसी कि महामारी में लक्ष्मी जी आपने जनता के मंजू जी, बीच कोरोना में की आकर तो आप के बात ही मत करिए। कोरोना में तो विपक्ष के भी कई लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, एसी में आराम फरमा रहे थे। आपसे और आपके और भाइयों से, सभी प्रवक्ताओं से हमारी जो डिबेट की चर्चा दिन प्रतिदिन चल रही है, हम जनता जो है ये जनता तय करेगी और जनता के बीच में हम भी जा रहे हैं प्रतिदिन और टिकट डिक्लेयर होते ही आप देखिए जा रहे हैं, आपके बात पास करेंगे कैंडिडेट नहीं है, भू कानून पे बोलने दीजिए मुझे। भू कानून पे अभी आपने कहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मनीष खंडूरी जी ने आज आपके जो चुनाव लड़ते थे वहां पे अभी भाई साहब आपने अभी कहा योजनाओं का नाम गिनाया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी बंधन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं जारी की है। ये खाली मुख से कहा है, अगर उसको धरातल पर दीजिए। क्या आपकी चलिए एक सेकंड रुकिएगा। मंजू जी रुकिए। मंजू जी, राजेश जी जरा मुझे बात बताइए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आपकी योजना है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही जाती है, तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल पाया, जैसे कि लगातार विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। साथ ही साथ अगर एक कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखना था तो वो अभी तक क्यों नहीं किया गया, उनके परिवार के लोगों को अभी तक नौकरी क्यों नहीं मिली, क्यों उस तरीके से उनकी फैमिली को इग्नोर किया जा रहा है। मंजू जी एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। सम्मानित चैनल पे बैठे हैं और आपने मेरे से सवाल किया है जो हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहन अंकिता भंडारी के साथ जो भी हुआ उसका दुख प्रदेश के हर एक नागरिक को है, देश के हर एक नागरिक को है। लेकिन वो जब एक सिस्टमैटिक वे से कानूनी तरीके से कोर्ट के अंदर चल रहा है तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय तो हर चीज के लिए आपके पास सीबीआई विपक्ष के नेताओं पे आप ईडी सीबीआई लगा सकते हैं, अंकिता भंडारी के हत्याकांड पे आप फास्ट ट्रैक नहीं करते क्योंकि आपके ही नेता का बेटा उसमें शामिल है, इसलिए आप लोग उसका जवाब देने से बचते हैं, घुमा फिरा कर और न्यायालय के ऊपर करते हैं बात। आप लोग जनता के मुद्दों को सामने नहीं लेके आते। मंजू जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज प्लीज। मंजू जी, बिगड़ी कानून व्यवस्था मंजू जी प्लीज रुक जाइए जरा। उस पर आप लोग बोलते नहीं है। अग्निवीर जैसी योजना पे आप लोग बोलते नहीं है, खाली मोदी जी मोदी जी मोदी जी, एक ही रट आप लोगों के, क्योंकि आपके नेता कोई काम नहीं करते, सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी को क्या कहना, अपना नाम सुनने की आदत है। काल्पनिक बताते हैं। मंजू जी मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। राजेश जी एक सेकंड रुकिए। मंजू जी मुझे जरा एक जवाब दीजिए। मंजू जी राजेश जी होल्ड ऑन प्लीज। राजेश जी होल्ड ऑन प्लीज। राजेश जी एक मिनट सुन लीजिए। मेरा जन्म हुआ है। राजेश जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। मंजू जी मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए जरा, अपनी पार्टी के खिलाफ कौन बोलता है, और अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको बागी कहते हैं, और कांग्रेस में आधे से ज्यादा लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल बोलकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो अब ये कैसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर, मुझे ये बताइए। एक सेकंड मंजू जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मुझे ये बताइए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ कौन सा प्रवक्ता बयानबाजी करता है? Why are you expecting from these BJP peoples? दबाव में इनके वो जा रहे हैं। मैं दर बदलू लोगों की बात नहीं करना चाहती हूँ। इनके पास देश का पैसा लूट के खाली विधायकों को खरीदा जा रहा है इनके पार्टी में, और क्या किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। अभी आप आपके विधायक बिक क्यों रहे हैं, सवाल तो ये भी है ना। में ये न्यायालय का साथ दे रहे हैं। मंजू जी आपको ये दिख रहा है कि वो विधायक खरीद रहे हैं, आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि आपके पार्टी के विधायक बिक क्यों रहे? ठीक है, फोकस तो आपको इस पर करना चाहिए ना। फिर
आज इनके कल के हमारे पास सत्ता आएगी, इनके विधायक वहां चले आएंगे। ये ऐसे दर बदलू लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो दिल से कांग्रेसी होगा वो किसी भी कीमत पे दूसरी पार्टी में नहीं इसका मतलब आपके पास दिल से कांग्रेसी सिर्फ 15 उम्मीदवार हैं, वही जो अभी टिकट के लिए लड़ रहे हैं। देखिए 5 ही लोगों को तो सीट मिलनी है, भीड़ दिखाने से कोई फायदा नहीं है, सीट तो 5 ही लोगों को मिलेगी ना। तो अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, एक सेकंड राजेश जी रुक जाइए, अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, मुझे बताइए मंजू जी, तो फिर कैसे आप लोगों तक जाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, कैसे आप जनता की आवाज बनेंगे जब आपके पास लोग ही नहीं होंगे? मंजू जी, और अंतर्द्वंद की बात अभी आप नरेंद्र शेट्टी जी कह रहे थे, और ये कहते हैं बात आला कमान को भी पता है कि आपके अंतर्द्वंद है, भले ही आप उसको एज अ प्रवक्ता स्वीकार ना करें। क्या सोच है वो मैं नहीं जानती हूँ। मेरा सीधा सा आपको मैं आपकी बात का जवाब सीधा से दे रही हूँ कि जो जनहित के मुद्दों पे जो नेता सक्रिय रहेंगे संसदीय क्षेत्र में, जिनको देश की हालात की या इस राज्य की समस्याओं के प्रति कंसर्न होंगे, उनको पार्टी टिकट देगी और उनके वो जो है वो हम सिर माथे पर लगाएंगे। दैट्स इट। ठीक है नरेंद्र जी, इसके बाद मैं आती हूँ राजेश जी। कौवा कान लिए जा रहा है, हम मुझे कान चेक करते हैं, हम कौवे के पीछे नहीं भागते हैं। नरेंद्र जी, सोशल है, उससे पहले उसको एक इंसान होना बहुत जरूरी है। और जैसे मंजू जी कह रहे हैं ना कि क्या सोच है मेरी वो मैं जानता हूं, लेकिन एक बात ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं उनको खरीद रहे हैं। आपकी बात ठीक है बिल्कुल, अरे बिकाऊ हैं तभी तो खरीद रहे हैं। आपके विधायकों का, आपकी पार्टी के लोगों का नैतिक चरित्र बिक गया है, गिर चुका है क्या? वो खरीदार की श्रेणी में खड़े हो चुके हैं। अगर आपके अंदर इतना समर्पण भाव है तो आपके प्रत्याशी और आपके नेता या आपके कार्यकर्ता क्यों बिक रहे हैं? और ये आपको जोड़ के रखने के लिए मैंने माना कि भारतीय जनता पार्टी आज भय की वजह से अपने पास ले रही है, लेकिन आपके यहाँ कोई भी लीडर नहीं है। लोग हमारी भी पार्टी में जिनको जो आपके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो लीडर होके खड़ा रहे अपने साथ में और आपके कुनबे को टूटने से बचा ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप मंजू जी? बजाय अपनी कमी को स्वीकार करने के, बजाय अपनी गलती को मानने के कि हमारी पार्टी आपसी लड़ाई की वजह से बिखर रही है, आप दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। और इस दोषारोपण को करने से क्या फायदा होगा? ये जग जाहिर है, ये पूरा एक प्रचलित है कि अगर कांग्रेस के खेमे खत्म हो जाएं, कांग्रेस के अंतर्द्वंद खत्म हो जाए तो कांग्रेस को कोई विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस स्वयं जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस के साथ ये बीमारी है एक बहुत बड़ी कि वो आपस में ही लड़के खत्म हो जाते हैं। ठीक है राजेश जी, अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद अनिल थपलियाल जी मैं आपके पास आती हूँ। यशी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस पार्टी ने अपनी दिशा निर्देश को भूल के उन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, बल्कि मैं इसे गठबंधन नहीं था ठगबंधन कहूंगा। ठगबंधन इसलिए क्योंकि एक समय पे जो दिखते थे कट्टर विरोधी और हम कहते आए थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, उस समय ये लोग विरोध करते थे और आज उसी पार्टी के साथ खड़े होकर ये तमाम तरह के राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये और भी पक्षों को अगर अपने साथ लेकर भी आते हैं, ये 2024 का ये जो चुनाव लोकसभा का आया है भारी अंतर से हारेंगे और अपना वजूद खोने के कगार पे लोग आ गए हैं। और इनके जो 5 कैंडिडेट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं देरी का सिर्फ एक कारण है कि इनके पास जमीन नहीं है, और जमीन ना होते हुए इनके टिकट पे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये देश के अंदर का हाल है। कांग्रेस के टिकट पे कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और ये जो खरीद और फरोख्त की बात कर रहे हैं, ये रीति नीति कांग्रेस के, ये वो दिन भूल गए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सिर्फ एक मत से लोकसभा में अपना प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था। ये उस दिन को याद करें। क्या उस दिन इन्होंने खरीद फरोख्त का काम इस देश के अंदर कलंकित करने का काम क्या नहीं किया है? ये वो दिन कैसे भूल सकते हैं जिस दिन इतने देश के सबसे बड़े कवि और सबसे महान प्रधानमंत्री को इन्होंने अकेला उस दिन सरकार छोड़ने पे मजबूर किया था। वहां पे जब बहुमत की बात आई थी तो एक वोट से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराई थी। वो दिन को इन्हें याद करना चाहिए। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, उससे बेहतर ये होगा कि अपने 5 कैंडिडेट ढूंढे और उन कैंडिडेट पे टिकट दें और देखें कि वो कैंडिडेट कितना टिकते हैं। ऐसा ना हो टिकट देने के बाद भी कुछ लोग वो चुनाव लड़ने से मना कर दे। इस समय देश के हालात ये हैं क्योंकि इन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है, इनका कोई वजूद नहीं है। ठगबंधन हर जगह पे सीट हारेगा और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनने वाली है और 400+ सीटें आने वाली है। ये आज मैं आपके टीवी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। ये मोदी जी काफी दिनों से बता रहे हैं वैसे राजेश जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते रिपीट कर देता हूँ। भाजपा करती और क्या है,
खाली जी। शिलान्यास करती है, अरे योजनाएं मंजू- घोषित करती है, मंजू जी, धरातल पर रुक कोई जाइए काम नहीं जरा। करती है, आप न तो गला अगले पीटने 5 का साल नहीं, पीठ अगले थप 45 थपकाने के अलावा और कुछ करती है। मेरी बात का। चलिए ठीक है आप मंजू जी, इन रुक सारी जाइए। चीजें अनिल आप लोग थपलियाल कुछ जी, और ना देख अनिल लीजिए। थपलियाल जी अपने कांग्रेस वक्तव्य पार्टी को का पूरा कुछ नहीं करिए। होने और वाला। अनिल थपलियाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जनता की समस्याओं को समझते हैं इसलिए जनता हमको चुनेगी, लेकिन समस्या यही है कि आप जनता को समझा ही नहीं पा रहे हैं, आप जनता को विश्वास में ही नहीं ले पा रहे हैं कि आप उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूकेडी का। आप बताइए। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। यसी जी ऐसा है, एक पड़ोसी अगर 20 साल से है, एक पड़ोसी कल आ जाए तो आप मैं तो किसको देंगे, 20 साल वाले को या जो कल 4-5 साल 2 साल वाले को देंगे? सवाल वही है। ये क्षेत्रीय दल है तो क्षेत्रीय दल चाहे वो झगड़ा करे रगड़ा करे कुछ भी करे, लेकिन उनके दिल में बसा हुआ है उत्तराखंड क्रांति दल। जहां तक हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि लोकसभा 5 सीटों पे इनका कब्जा रहेगा, इनके बयान से यही लगता है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि किसी भी मतदान का या किसी भी चुनाव का परिणाम जो है वो जनता देती है, जनता निर्णायक है। नियम कौन दे रही किसमें है। जीते, जनता निर्णायक है। दूसरी बात, इन्होंने सांसद निधि में जो 2 सीटें छोड़ी हुई हैं, वो क्यों छोड़ी हैं? क्योंकि वहां तो सांसद निधि में जो फंड आए उसका पता ही नहीं है कितना खर्चा हुआ है, तो कहां से उतारेंगे? तो चुनौतियां बहुत सामने हैं इनके। पलायन पे क्या ठोस नीति तैयार की, आपदा प्राकृतिक आपदा अप्राकृतिक आपदा पे क्या ठोस नीति तैयार की, वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं मैं। रोजगार जिन पे लाठियां भांजी उनके लिए क्या सोचा, क्या किया? 2 बार के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो गए, कितना पैसा धरातल पे आया, कितनी इंडस्ट्री लगी? इसके बाद ये बताइए, महिला उत्थान को लेकर के क्या, महिला उत्पीड़न को लेकर क्या? स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दयनीय है, पहाड़ों की बात कर रहा हूं मैं, बहुत दयनीय है। शिक्षा स्तर बहुत पहले दूसरे नंबर पे हुआ करता था, 25वें पायदान पे है। सुरक्षा क्या करें हम? सुरक्षा का जम्मू कश्मीर बना दिया था हल्द्वानी कांड ने। उसके बाद भू कानून का क्या हुआ जो यूकेडी का था? उसके बाद मूल निवास 1950 का क्या हुआ? राजधानी क्या हुआ? भ्रष्टाचार पर क्या? अनिल जी, सिलसिलेवार तरीके से मेरी बात सुनिए ना। उत्तराखंड की क्या समस्याएं हैं ये उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को पता है। सिलसिलेवार तरीके से बता देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा जब आप सड़कों पर आएंगे, और अगर आप सड़कों पर आएंगे नहीं तो जनता आपको महत्व देगी नहीं। मैं उसी बात पर आ रही थी कि जनता को विश्वास यूकेडी पे क्यों नहीं हो रहा है। आपके पास मुद्दे हैं, आपने बता दिया कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, लेकिन उन मुद्दों का क्या करें हम अगर आप सड़कों पर नजर नहीं आएंगे तो? हाँ रुकिएगा राजेश जी। देखिए, किसी भी दल को चलाने के लिए 3 संख्याओं की जरूरत होती है। आपको भी पता होगा, कभी यूकेडी जो है शीर्ष पर रह के नेतृत्व किया था यूकेडी ने जब राज्य का आंदोलन हुआ था। आज हमारे बीच के कुछ गोदी लोग ऐसे रहे जो कि जैसे अभी प्रवक्ता की कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय ने कहा, उन्होंने बहुत सही कहा, दल बदलू होते हैं, उनका अपना स्वार्थ सिद्ध भाव निकल चुके हैं। उत्तराखंड क्रांति दल पे अब पूरी तरह से अपनी कमर कस चुका है और लोगों की जनता के बीच जाकर के अपना विश्वास जो खोया हुआ उसको वापस ला रहे हैं। अपना नया नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, शीर्ष पर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अनुभवी व्यक्ति हैं, तो दल को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे 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 होगा। एक बिल्डिंग अगर कोई धंस जाती है उसको दोबारा खड़ा करने में तो अच्छे कारीगरों की आवश्यकता होती है, अच्छे लोगों की, तो थोड़ा उठाने में वक्त लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि मैंने जैसे वो 20 साल और 5 साल वाला उदाहरण दिया, तो होगा वही जो खुदा है मंजूर होगा। हम निश्चित तौर पे हैं, हम 2-3 दिन में अपने प्रत्याशी घोषणा करने वाले हैं। जो भी परिणाम रहेंगे वो जनता देगी, जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता, हम क्षेत्रीय दल आज भी कोई कहता है कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेसी, बीजेपी को कहते हैं भाजपाई, लेकिन हमको उत्तराखंडी कहते हैं यूकेडी को। तो यशी जी, ये पूर्ण रूप से है कि जो मूलभूत सुविधाओं पे जो काम हम करते हैं, हमारी पैनी नजर रहती है, हम उस पे काम करेंगे और जनता के भी
लोकसभा हो चाहे विधानसभा चाहे निकाय चुनाव हो। चलिए, अपने एजेंडे ठीक लेके जाऊं। ठीक ठीक ठीक, वापस आते हैं आपके पास। राजेश जी आपका रुख करेंगे, उससे पहले संगीता जी का रुख कर लेते हैं। संगीता जी अभी मैं ये लेकिन जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में आपने कहा कि गठबंधन काम करेगा, ठीक बात है, तो क्या कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या आम आदमी पार्टी लड़ेगी या फिर समर्थन देगी? क्या इस पर कुछ भी बातचीत हो रही है? क्योंकि समय बीतता जा रहा है और आपकी कार्यकारिणी को भंग हुए काफी समय हो गया है और कार्यकारिणी का भी अभी दोबारा गठन नहीं हुआ है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है चुनाव को? यशी जी देखिए, यहाँ पूरी 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। पूरे गठबंधन में चुनाव होगा। जिस तरह से दिल्ली में 4-3 से हम चुनाव लड़ रहे हैं कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी और 3 सीटें, लेकिन यहाँ पूरी 5 सीट कांग्रेस लड़ेगी। ठीक है। और दूसरी चीज यशी जी देखिए, अभी राजेश जी ने कहा कि काम बहुत किया है, विकास बहुत किया है, तो मैं तो विनम्र निवेदन है कि 5 गांव के नाम बता दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में ही पूछना चाहती हूँ। देश की बात करूंगी तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। हाँ मैं आऊंगी राजेश जी। सांसदों ने गोद लिया और वो बड़े। हाँ राजेश जी रुके पेशेंस रखिए। राजेश जी रुके होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। अरे राजेश जी आपको पूरा मौका दूंगी मैं। राजेश जी गाँव के नाम याद है, स्मार्ट राजेश जी 50 गाँव नहीं। अरे मंजू जी मेंटेन द डेकोरम प्लीज। मंजू जी नहीं बता तो रही, स्मार्ट गाँव ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मैं स्मार्ट गाँव ही बताऊंगा। यशी जी बीच में मैं राजेश भाई के नहीं बोली थी, तो विनम्र निवेदन है, सुन लीजिए फिर जवाब। मंजू जी से भी कर लीजिए थोड़ा विनम्र निवेदन, या फिर उनको अलाउड है? उन्होंने बात की कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, तो 12% जो एक्सप्लॉयटेशन रेट है वो बढ़ चुका है, राजेश भाई के नॉलेज में होना चाहिए। और उज्ज्वला योजना की बात की तो कितने सिलेंडर रिफिल हुए, इस पर भी राजेश भाई बात कीजिएगा। आयुष्मान योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ, इसको भी देखिएगा। तो आंकड़ों पर आप बात करेंगे तो आपकी योजनाएं कागजों में कुछ और आंकड़े देंगे आप, धरातल पर कुछ और है, तो आप उसकी बात मत कीजिए। जहां विधानसभा चंपावत में जहां धामी जी की विधानसभा है, वहां 16 लड़कियां एक साथ जब विद्यालय से नाम कटा लेती हैं बालिकाएं, टीचर ना होने की वजह से, तो ये कैसा आपका बेटी बचाओ और बेटी तभी तो धामी जी हारे थे अपने ही विधानसभा क्षेत्र से। दिखाए नहीं है, और जीजीआईसी से एक साथ बच्चे नाम कटा लेते हैं, तो इस ये तो हारे थे भाई। राजेश जी गठबंधन की ताकत देख रहे हैं आप। डिबेट में आपको बोलना अलाउड नहीं है संगीता जी के बीच में, लेकिन मंजू जी को बोलना अलाउड है। किसानों की बात करें, इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया ठगबंधन है, वो मिलकर ही बोलेंगे। राजेश भाई ठगबंधन की बात करो तो महाराष्ट्र में जिसको पूरा चक्की पीसिंग माननीय मोदी जी कहते थे और करोड़ों का आरोप लगाते थे, छगन भुजबल और अजीत पवार उन्हीं के साथ आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो ये बातें भाजपा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। तमाम नाम। हाँ राजेश जी रुक जाइए, बस हो चाहे शुभेंदु अधिकारी, ठीक है राजेश जी 1 सेकंड, बस 10 सेकंड दीजिए मुझे। संगीता जी फटाफट बात को पूरा करिए। लिप्त हो चुके हैं, तो किस तरह से ऑपरेशन लोटस की ये सरकार है। आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा, अगर ये चंडीगढ़ की तरह यशी जी चुनाव होगा तो 400 नहीं 500 पार का नारा भी काबिज हो जाएगा। आप इस बात को बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है, रुके वापस आते हैं। मंजू जी आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, जरा राजेश जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। मैं वापस आऊंगी आपके पास। राजेश जी। यशी जी इन्होंने जहां तक 5 गांव बताने की बात करी है, मुझे नहीं पता है कि चंपावत जिले से होने के नाते हमारी बहन सुनीता जी कितने गांव में घूमी है। मैं आपको प्रत्येक गांव, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक जिला स्मार्ट गांव बताइए ना। ऐसे मत कीजिए ना, या तो बोलने दीजिए। आपने सवाल करा है, मेरी बारी है कि मैं आपके बात का जवाब, ये जवाब दीजिए। अजय मैं इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। गाँव गिनाना शुरू कर दे। वो G20 में पोल खोल दिया था, एक भी स्मार्ट गाँव उनके नहीं मिले थे। संगीता जी बोलने का मौका तो दीजिए प्लीज राजेश जी को। यशी जी मुझे बोलने का अधिकार दे दीजिए, मुझे संरक्षण चाहिए आपका कि मेरे को ये बात बोल पाऊं मैं। चलिए राजेश जी कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं इंडिया भाजपा वालों को किसी के तो संरक्षण की आवश्यकता है। मैं इंडिया गठबंधन धन्य मानूं फिर खुद को। विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले का नाम चंपावत है। जिस ब्लॉक से आता हूं उसका नाम है पार्टी। पार्टी के हर गांव के अंदर शौचालय हर घर के अंदर है। लगभग हर ग्राम सभा के अंदर 16 से 17 पीएम आवास आए हैं,
जो वर्तमान में बन रहे हैं, अगर इनके पास समय हो तो बताएं, नहीं तो मैं कोई ऐसी व्यवस्था बना दूंगा कि ये गाड़ी लेके उन घरों में जा पाए। जो लोग इनको प्रमाण दे देंगे, जो लोग अरे संगीता जी रुक जाइए, आप कब से बीच में इंटरप्ट करने लग गई हैं? अभी फिर आप कहेंगी कि मैं नहीं बोल रही थी। मोदी सरकार में संगीता जी रुकिए ना, मैं आती हूँ वापस, रुक जाइए। बताने दीजिए, आप बताने नहीं देंगे तो सुनेंगे कैसे? मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, गांव के बारे में पूछ रही हो आप, दूसरा राग बता रहे हैं तो वो नहीं सुनना ना मुझे। मैं गांव कौन कौन से गांव जानते हैं आप? मैं कौन कौन से गांव जानते हैं? मैंने बोला पार्टी विकास खंड, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पार्टी विकास खंड जहां से मैं हूँ वहां पे हर एक गांव बोल रहा हूँ मैं आपको, आप चिन्हित कर लीजिए इस बात को। हर एक गांव में 16 से 20 पीएम आवास आए और कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है। 10 साल कांग्रेस सरकार को इस भारत के अंदर अब ये सुनना ही नहीं चाह रहे, सच सुनना ही नहीं चाहते। सवाल खड़ा कर देंगे लेकिन जवाब नहीं चाहिए, जवाब नहीं चाहिए। मैंने कहा सिर्फ पीएम आवास आ जाने फिर आपको बोल रहा हूँ, बन गया वो गाँव स्मार्ट बन बिल्कुल गया। गाँव स्मार्ट बन गया। शौचालय जब यूपीए की सरकार थी। हाँ नरेंद्र जी, मैं इसके बाद आती हूँ, लास्ट रिएक्शन आपका ही लूंगी। भूल गए इंदिरा विकास योजना को, भूल गए यूपीए आपने नहीं किया। आज विमेंस डे के मौके पर 2 महिलाएं भारी पड़ रही है राजेश जी आप पर। एक आम व्यक्ति की जरूरतें होती है। इंदिरा विकास योजना आप भूल गए, खाली बस पीएम विकास योजना, मोदी जी इन लोगों के पास और कोई काम का नाम खाली मोदी जी मंजू जी और संगीता जी ये गलत बात है। मंजू जी और संगीता जी ये गलत बात है। एक एक करके बोलिए ना प्लीज, इनके नेताओं का यही काम है। एक एक करके बोलिए। आप लोग 24 में नहीं आ रहे, आप 29 की तैयारी रखिए अभी से। 29 की भी क्यों ही रखने के लिए आप कह रहे हैं? आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे भी हाई रहता है, आपने तो 29 आगे की भी तैयारियां कर ली होंगी। हाँ, ईवीएम पे बड़ा भारी कब्जा है ना, ईवीएम सेट कर रखा है ना। मंजू जी, अच्छा जिस राज्य में इनको जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है ना, इस पर पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं। हाँ जी नरेंद्र जी अपनी बात को पूरा करेंगे। मंजू त्रिपाठी जी आप रुक जाइए, मंजू त्रिपाठी जी होल्ड ऑन आप। हाँ नरेंद्र जी, जहां पे कांग्रेस जीत रही है वहां पे इन्होंने ईवीएम सेट कर रखी है और जहां बीजेपी जीत रही है वहां इनसे सेट नहीं हो पाई ईवीएम। तो देखिए आज जो डिबेट है बड़ी मजेदार है। कांग्रेस का ना डिबेट मत कराइए, बैलेट पेपर से करवाइए और बैलेट पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डिबेट कितनी मजेदार है, डिबेट के अंदर भी गठबंधन है, आविष्कार किया है वो देश को, डिबेट के अंदर भी गठबंधन है। संगीता शर्मा जी कह रही है कि आम के पेड़ पे अमरूद लगे हैं और मंजू कह रही है इलाहाबादी लगे हैं। ये कोई बात नहीं, बेनकाब हो चुकी है ये पार्टी। आप कम से कम सच को सच बोलिए, सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। मंजू जी ठगबंधन का यही फायदा है कि मंजू जी मुझे नहीं समझ आ रही आप किस दल से हैं, मुझे नहीं मालूम, शायद आप कांग्रेस से हैं भी कि नहीं है। आपकी नीति और नियत दोनों खराब है। चलिए ठीक है, देखना होगा टिकटों का बंटवारा कैसा होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि जहां एक और बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में, तो ऐसे में कांग्रेस अभी 5 सीटों पर मंथन कर रही। तो ऐसे में जहां एक और एक पायदान पर बीजेपी पहुंच गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास प्रबल चेहरों की कमी है। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस किन पर दाव लगाती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।